दोस्तों, ये कहानी एक अपाहिज बाप और उसकी 10 साल की बेटी की है। एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को खुश रखने के लिए कुछ ऐसा कर जाता है जिसे देखकर आप रोने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। मूवी के आगाज़ में हमें 2004 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे हम एक यंग लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी होने वाली है। उसी टाइम वो न्यूज़ में सुनती है कि तुर्की में मौत की सज़ा पे पाबंदी लगा दी गई है और आखिरी बार तुर्की में किसी इंसान को 1988 में फांसी दी गई थी। ये सुन के वो लड़की एक बॉक्स निकालती है और जिसे ओपन करते हुए पहुंच जाती है 1893 में, जहां पर वो सिर्फ 10 साल की थी। उस लड़की का नाम होता है ओवा, और ओवा बहुत ही होशियार और काबिल लड़की होती है और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आती है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद उसके डैड उसे लेने आते हैं, जिनका नाम होता है मीमो। मीमो को देखकर स्कूल के सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मीमो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और अपने डैड पर सबको हंसता हुआ देखकर ओवा को बहुत ही बुरा लगता है। उसके स्कूल टीचर सभी को हंसने से मना करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता क्योंकि वो सभी बच्चे होते हैं और वो फिर से उन पर हंसना चालू कर देते हैं। जब ओवा अपने डैड के साथ घर जा रही होती है तो उसे एक लाल कलर का बैग दिखता है जो कि उसे बहुत ही पसंद आता है। वो मीमो से कहती है कि वो उसके लिए ये बैग खरीद दें, लेकिन मीमो के पास इतने पैसे नहीं थे कि उस बैग को ख़रीद सके। दुकानदार मीमो को जानता था, इसलिए वो उसे बोलता है कि तुम ये बैग ले जाओ और आधे पैसे बाद में दे देना। लेकिन मीमो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए जो भी ख़रीदता है इसके लिए वो पूरे पैसे देता है। अब वो दुकानदार से कहता है कि तुम इसे संभाल कर रखना, मैं दोबारा इसे लेने आऊँगा। दूसरे सीन में हम फातिमा को देखते हैं जो कि मीमो की माँ है, और ओवा अपनी दादी से पूछती है कि मेरे डैड ऐसे क्यों हैं, मेरे स्कूल के बच्चे उन्हें पागल कह के क्यों बुलाते हैं। दादी बोलती है कि अगर तुम्हारे डैड को कोई ऐसा कहे तो तुम उसे मेरे पास लेके आना, और अगर वो मेरे पास आने से मना करे तो तुम उनसे बोलना कि मेरे डैड पागल नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। इसके बाद ओवा दादी से पूछती है कि उसके डैड सबसे अलग क्यों है। दादी बोलती है कि वो किसी से अलग नहीं है, वो भी सबकी तरह है, बस उनका दिमाग तुम्हारी उम्र का है। और ये सुनकर ओवा बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा से अपनी माँ के जाने के बाद उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जिसके साथ वो खेल सके, जिसके साथ मस्ती कर सके, जो कि मीमो हमेशा उसके साथ करता था। और कुछ दिन बाद सिटी में नेशनल परेड होने वाली थी और मीमो ओवा के लिए वो बैग किसी भी तरह से ख़रीदना चाहता था क्योंकि वो अपनी बेटी के चेहरे पे हमेशा खुशी देखना चाहता था। उसके लिए वो कुछ एप्पल्स खरीदता है और उन्हें परेड में ले जाता है ताकि उसे बेच के वो कुछ पैसे कमा सके, और उसके इसे बहुत सारे लोग खरीदते भी हैं। और तभी उसे परेड में ओवा दिखती है, जिसे देख के वो उसे इशारा करता है और बताता है कि उसके पास अब पैसे हो गए हैं और अब वो उसके लिए बैग खरीदने जा सकते हैं। इसी बीच हम एक सिपाही को देखते हैं जो कि जंगल में भागकर जा रहा है। ये कौन है ये आपको आगे पता चलेगा। इसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है सीडा, जो कि ओवा की क्लासमेट होती है। सीडा देखती है कि ओवा उस बैग को लेने वाली है, जिसकी वजह से अपने डैड को बोल के पहले ही उस बैग को ख़रीद लेती है। अब उसके डैड आर्मी जनरल होते हैं, जिसकी वजह से उनके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। जब मीमो उस बैग को ख़रीदने के लिए दोबारा उस दुकान में जाता है तब पता चलता है कि जनरल ने उस बैग को पहले ही ख़रीद लिया है। वो जनरल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बैग वापस दे दे, और वह जनरल के पैरों में भी गिर जाता है। साथ में उन्हें पूरे पैसे भी देता है ताकि जनरल उसे बैग वापस दे दे। लेकिन सीडा के डैड जो कि जनरल हैं वो उसे थप्पड़ मारकर ज़मीन पे गिरा देते हैं। ये देखकर ओवा भागती हुई अपने डैड के पास आती है और उन्हें गले से लगा लेती है, और अब वो मीमो को लेकर वापस घर आती है। लेकिन ओवा को इस बात का ज़रा भी दुख नहीं था कि वो इस बैग को नहीं खरीद पाई, बल्कि उसे सबसे ज़्यादा इस बात का बुरा लग रहा था कि उसके डैड को किसी ने मारा है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसे देखकर मीमो भी रोने लगता है। ये देखकर फातिमा उसे गले से लगा लेती है और बोलती है कि बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ़ है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शहर के सारे बड़े लोग और उनकी फैमिली पिकनिक कर रहे हैं, और तभी मीमो अपनी बकरियों को चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। उसे देखकर सभी बच्चे उसे तंग करने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे सीडा आकर उन्हें ऐसा करने से रोकती है। यहाँ सीडा को पता चल चुका था कि मीमो ओवा के लिए वो बैग लेना चाहता है और इसके बदले में वो उसे खेलना शुरू कर देती है। मीमो भी उसके साथ खेलने लगता है, और इसी बीच सीडा पहाड़ के किनारे पहुंच जाता है। मीमो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और बोलता है कि आगे मत बढ़ो, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगी। और तभी मीमो को परेड से भागा हुआ सिपाही दिखता है जो कि दूर से किले में छुपा हुआ था, और तभी यहाँ पे सीडा, जिसका पैर फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाती है। मीमो उसे बचाने के लिए फ़ौरन पानी में छलांग लगाता है, और वहीं दूसरी तरफ
अब सीडा की मॉम को सीडा नहीं देखती, जिसकी वजह से वो सभी लोग उसे ढूंढना चालू कर देते हैं। और इधर हमें पता चलता है कि मीमो सीडा को बचा नहीं पाया है, उसकी डूबने की वजह से मौत हो गई है। वो उसे लेकर पानी से बाहर आ रहा होता है और जब ये मंजर सीडा के माँ बाप देखते हैं तो वो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। अपनी बच्ची की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और यहाँ पर सभी को लग रहा था कि मीमो ने ही सीडा को मारा है, लेकिन यहाँ पे सच्चाई किसी को पता नहीं थी और मीमो को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके साथ बुरा टाइम होना शुरू हो जाता है। अब सीडा के डैड जो कि एक जर्नल थे, इसलिए वो मीमो को बहुत मारते हैं। किसी से भी उसे मिलने नहीं दिया जाता और ज़बरदस्ती उससे गुनाह कबूल करवा लिया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। अब ये सब जर्नल करवा रहे थे क्योंकि वो सब मीमो को फांसी पर लटकाना चाहते थे। अब पूरी रात बीत जाती है और फातिमा और रवा दोनों जेल के बाहर मीमो से मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता और ऐसे ही बैठे बैठे सुबह हो जाती है। सुबह जब एक सिपाही गेट पर आता है तो फातिमा उनसे बोलती है कि उन्हें अपने बेटे को देखना है, लेकिन वो उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और फातिमा उसे समझाती है कि मीमो कभी किसी का खून नहीं कर सकता, वो तो एक बच्चा है, सिर्फ देखने में वो बड़ा हो गया है। लेकिन यहाँ उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था और कुछ देर बाद मीमो को दूसरी जेल में भिजवा दिया जाता है। तभी उसे वहाँ ओवा देख लेती है। वो गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने डैड से मिलने के लिए रोने लगती है, लेकिन तभी एक सोल्जर उसे वहाँ से हटा देता है और वो मीमो को वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन फिर भी ओवा उनकी गाड़ी का पीछा करती है और मीमो को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। तभी मीमो चिल्लाते हुए उसे कहता है कि उसे एक आंख वाले शैतान ने देखा है और ये सुनकर वो समझ जाती है कि मीमो किसकी बात कर रहा है और वो भागते हुए किले के पास जाती है। दरअसल उसके डैड उसके लिए वो एक आंख वाला शैतान कहा करते थे क्योंकि उसकी एक साइड टूटी हुई थी। और हम उधर देखते हैं कि मीमो को दूसरी जेल में बेचा जाता है, जहाँ के वार्डन से कहा जाता है कि वो मीमो को जितना टॉर्चर हो सके उतना करे। उन्हें हर चीज़ करने की परमिशन दी जाती है, लेकिन मीमो अब भी अपनी मासूमियत से उनसे पूछता है कि वो घर कब जाएगा, उसे अपनी बेटी को देखना है। लेकिन वहाँ उसकी कोई नहीं सुनता और उसे बुरी तरह से मारा जाता है। वहीं ओवा उस किले के पास जाती है जहाँ उसे वो सिपाही मिल जाता है जो परेड से भागा था। तो सोल्जर उसे सच्चाई बताता है कि मीमो बस उस लड़की के साथ खेल रहा था पर उसने उस बच्ची को नहीं मारा है। ये सुनकर ओवा बहुत खुश हो जाती है और फ़ौरन वहाँ से भागती हुई अपनी दादी के पास आती है और ये बात बताने के लिए कि उन्हें एक गवाह मिल गया है, अब उसके डैड आज़ाद हो जाएंगे। वहीं एक तरफ मीमो को सेल नंबर 7 में रखा जाता है और सभी से बताया जाता है कि उसने एक बच्ची का खून किया है, इसे जितना हो सके उतना टॉर्चर करो। जिसके बाद वहाँ पे पैदल पे रहने वाले सारे कैदी उसे बेवजह मारते हैं और उसे इतना मारा जाता है कि उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। इधर दादी और ओवा उस किले के ऊपर जाती हैं, लेकिन जब तक वो लोग वहाँ पहुँचते हैं वो सोल्जर वहाँ से जा चुका था। ये देखकर ओवा रोने लगती है और ऊपर वाले से दुआ करती है कि उसके डैड जहाँ भी हों सही सलामत हों। लेकिन दोस्तों शायद ऊपर वाला उनकी बात भी सुन नहीं रहा था। हम देखते हैं कि मीमो की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है। डॉक्टर वार्डन से बताते हैं कि उसे अब दूसरे सेल में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो सारे कैदी उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन सीडा के डैड जनरल ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि मीमो को फांसी हो और सारे कैदियों को ऑर्डर दिया जाता है कि आज से मीमो को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। सेल नंबर 7 में काफ़ी सारे कैदी रहा करते थे, जिनमें से कुछ बूढ़े होते हैं और कुछ यंग होते हैं। उनका लीडर होता है सलीम, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ बंद है। लेकिन सलीम यूसुफ का ऑर्डर मानता है, जो कि इस जेल में सबसे पुराना था। यूसुफ हमेशा दीवार पे लगे एक दाग को देखता रहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है उसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। उस सेल में एक और कैदी होता है जिसका नाम होता है यूनस, जो सबको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया करता था और सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। अब मीमो को जेल में रखते हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वो लोग उसे मारते तो नहीं, लेकिन उसके साथ कोई बात नहीं करता, सब उसे बस परेशान करते रहते हैं। हम देखते हैं कि मीमो को परिंदों को आज़ाद करना बहुत पसंद था। वो जेल में बने एक पिंजरे में सारे परिंदों को आज़ाद कर देता है और उसे कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर भरोसा था कि एक दिन इन परिंदों की तरह वो भी आज़ाद होगा। उसका मानना था कि ये सारे परिंदे उसकी बात ऊपर वाले तक ज़रूर पहुंचाएंगे और वो उसे आज़ादी दिलाएंगे। और अब सेल में सारे कैदी अपने अपने घर वालों को लेटर लिखते हैं और अपना हालचाल बताने के लिए सभी को लेटर लिखता देखकर मीमो भी लेटर लिखता है, लेकिन उसका ये लेटर कभी ओवा तक पहुंच ही नहीं पाता। उसका ये लेटर जला दिया जाता है या फिर फाड़ दिया जाता है। वहीं ओवा अभी भी इस आस में होती है कि वो सिपाही एक दिन ज़रूर वापस आएगा और इसी वजह से वो अपना काम, खाना पीना और यहाँ तक कि अपना स्कूल छोड़कर उस किले के बाहर इंतज़ार में बैठी रहती है। ऐसा करता देखकर उसकी दादी फातिमा उसकी स्कूल टीचर को उसके पास लाती है ताकि उसे समझा सके। टीचर उसे समझाती है
कि अगर तुम रोज़ स्कूल आओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से मिलवाने ले जाऊंगी। और इस बात से खुश होकर ओवा स्कूल जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि दादी और टीचर कोर्ट में होते हैं जहाँ पर मीमो पर केस चल रहा है। और अब सारी सुनवाई के बाद जज मीमो को फांसी का फैसला सुनाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपने बेकसूर बेटे को मौत की सज़ा सुनकर फातिमा पूरी तरह से टूट जाती है। वो रो पड़ती है। वो मजबूर थी कि उनके पास कोई सबूत नहीं था जिससे कि वो साबित कर सके कि उनका बेटा बेकसूर है। अब ये सीन देखकर आप समझ गए होंगे कि दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों की सुनती है, कोई गरीब या मजदूर हो उसे कोई नहीं देखता। अब सज़ा सुनाने के बाद टीचर ओवा और दादी को लेकर मीमो से मिलवाने ले जाती है, लेकिन फिर से वो लोग उन्हें अंदर जाने से मना करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि ओवा वहाँ से गायब हो गई है। और अब जो सीन आता है दोस्तों, वो आपको रुला देगा, आपको रोने पर मजबूर कर देगा। ओवा जेल की दीवारों को छूते हुए अपने डैड को आवाज़ लगाती है। ये तो मुमकिन नहीं कि इतनी मोटी दीवार के आर पार उसकी आवाज़ मीमो सुन सके, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। ओवा की आवाज़ मीमो सुन लेता है और वो भागते हुए दीवार के पास आता है और बोलता है, ओवा मैं यहाँ पर हूँ। ओवा बोलती है कि डैड मैंने आपको ढूंढ लिया। वो दोनों एक दूसरे से और बातें कर पाते कि तब तक वहाँ सिपाही आ जाते हैं और वो ओवा को लेके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मीमो को भी पुलिस पकड़ लेती है। वो सोच रहे थे कि मीमो भाग रहा है, लेकिन उसके सेल के लोग उसे छुड़वाकर वापस सेल में लाते हैं। अब ये सब होने के बाद सेल के सारे लोगों को मीमो पर तरस आने लगता है। उनका कहना था कि इसे जेल में रखने की बजाय किसी मेंटल अस्पताल में रखना चाहिए था। और इस इंसिडेंट के बाद सभी कैदी मीमो से अच्छे से बात करने लगते हैं और उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। उसके साथ वो खाना खाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं। अब एक रात जब सलीम बाथरूम में होता है कि तभी वहाँ एक कैदी आता है जो कि चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसे मारने से पहले मीमो उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। लेकिन इसी बीच वो चाकू मीमो को लग जाता है, वो घायल हो जाता है और उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। अब मीमो ने सलीम की जान बचाई थी, इसलिए सलीम डिसाइड करता है कि वो मीमो को ओवा से मिलवाकर उसका एहसान चुकाएगा। और अब सेल में सभी को लगने लगता है कि मीमो ने वो खून नहीं किया है, ज़रूर उसे फंसाया जा रहा है। अब सलीम अपने आदमियों से कहता है कि वो उसकी बीवी और ओवा को लेकर जेल में आए और इसी बहाने वो मीमो को ओवा से मिलवा पाएगा। उसके आदमी ऐसा ही करते हैं। वो ओवा को लेकर सलीम की बीवी के पास आते हैं, लेकिन सलीम की बीवी उस पर बहुत चिल्लाती है और थोड़ी देर बाद वो उसकी बात मान जाती है और सलीम की बीवी ओवा को जेल के अंदर ले आती है और सलीम से मिलती है। वो सलीम पर बहुत ही गुस्सा होती है। उसे लग रहा था कि ओवा सलीम की बेटी है, लेकिन सलीम उसे ओवा की सच्चाई बताता है। तब जाकर वो राहत की सांस लेती है। अब सलीम को दोस्तों कई सालों से अपने बच्चों को नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी बीवी से अगली बार उन्हें लाने को कहता है, क्योंकि ओवा को देखकर उसे भी अपने बच्चों की याद आने लगी है। वहीं अब ओवा को छुपाकर सेल नंबर 7 में लाया जाता है। मीमो को पहले तो यकीन नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी है। फाइनली जब उसे यकीन होता है तो बहुत ही खुश होता है और ओवा को गले से लगा लेता है। और अब सेल में हर किसी से ओवा की दोस्ती हो जाती है। सब लोग उसके साथ खेलते हैं, लेकिन ओवा देखती है कि यूसुफ चुपचाप एक जगह पर बैठा हुआ है। जब वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या आपको इस दाग में पेड़ नज़र आता है, और यहाँ पर पहली बार इस दीवार पर लगे दाग का मतलब हमें समझ आता है। ये देखकर यूसुफ पहली बार मुस्कुराता है। और वहीं दूसरी तरफ फातिमा को एक लेटर मिलता है जो कि ओवा ने लिखा था। उसमें लिखा होता है कि वो मीमो से मिलने जा रही है। उसे पढ़कर फातिमा को दिल का दौरा पड़ जाता है, जिससे उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद ओवा सारे कैदियों से पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो सभी कैदियों से बताते हैं कि वो बीमार हैं और यहाँ ठीक होने आए हैं। वो सच्चाई नहीं बताते। और इसके बाद ओवा इन सबको गवाह के बारे में बताती है जो उसने किले के ऊपर देखा था। वो हर रोज़ उसे ढूंढने जाती है ताकि उसके डैड यहाँ से आज़ाद हो सकें। उसके बारे में वो और कुछ बता पाती, इससे पहले उसका जाने का टाइम हो जाता है। लेकिन तभी वार्डन को भी पता चल जाता है कि ओवा यहाँ पर आई है। वो सेल में आ जाता है, लेकिन सब लोग ओवा को छुपा लेते हैं। लेकिन मीमो अपनी मासूमियत में सच्चाई बता देता है और ये जानकर वार्डन सब पर खूब चिल्लाता है। जाते जाते सलीम उसे बताता है कि एक गवाह है जो मीमो को बेगुनाह साबित कर सकता है। वो एक किले के ऊपर है, लेकिन वार्डन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो ओवा को लेकर अपने ऑफिस में आ जाता है। वहाँ आकर ओवा से उस गवाह के बारे में पूछता है और ओवा उसे सारी सच्चाई बताती है, जिसके बाद वो ओवा को घर तक छोड़ने जाता है। लेकिन घर पहुँचने पे ओवा को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही और एक उसकी दादी ही थी जो उसका सहारा थी। अब वो भी इस दुनिया से जा चुकी थी। वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। जिसके बाद वार्डन सच जानने के लिए किले पर जाता है कि क्या सच में कोई गवाह है या नहीं। तभी उसे पत्थरों के पीछे एक बंदूक मिलती है, जिसे देखकर उसे यकीन हो जाता है कि ओवा सच बोल रही थी। अब वो उस बंदूक को लेकर जेल के हेड फरूक के पास जाता है और उसे सच सामने लाने को कहता है। लेकिन फरूक उसे बताता है कि इस वक्त तुर्की में आर्मी का रूल चल रहा है
और सीडा के डैड आर्मी जनरल है और उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन वार्डन एक अच्छा इंसान होता है, वो दिल का साफ होता है। वो उसे बोलता है कि मैं सच को सामने लाकर रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इधर मीमो सारे लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल चुका था। वहीं यूसुफ जब भी मीमो और ओवा को देखता है तो उसे ओवा में उसकी बेटी की परछाई दिखती है। यहाँ उस दीवार पर दाग का राज खुलता है। दोस्तों, दरअसल कुछ साल पहले यूसुफ ने एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी बेटी को दफनाया था और पेड़ का दाग उसे उस दीवार में दिखता है और वो हमेशा के लिए उस पेड़ में खो चुका था। दोस्तों, सेल में आज सारे कैदियों की फैमिली उनसे दोबारा मिलने आती है, जिसमें आज सलीम की बीवी और उसके बच्चे भी आए थे। अब इतने सालों बाद अपने बच्चों को देखकर सलीम बहुत ही खुश हो जाता है। उसने अब तक जितने भी दिन मीमो के साथ बिताए थे, इसमें उसे फैमिली की कदर पता चल चुकी थी। इसी वजह से वो अपनी बीवी से बोलता है कि जिस दिन वो जेल से बाहर आएगा वो सभी कहीं दूर जाकर अच्छे से रहेंगे और वो यहाँ से निकलने के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ही खुश हो जाती है। और उसके बाद हम टीचर को देखते हैं जो वो वार्डन के पास आती है। उसके साथ ओवा भी आई थी, जिससे कि वार्डन मीमो से मिलने की इजाज़त दे देता है। यहाँ टीचर देखती है कि अब मीमो को जेल में फांसी देने की तैयारी शुरू होने लगी है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती है। वही ओवा जो सेल में सारे लोगों के साथ हंसी मजाक करती है, उसकी बातें सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन जब ओवा फातिमा के बारे में बताती है कि उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही तो पूरे सेल में सन्नाटा छा जाता है। मीमो अपनी माँ के बारे में जानकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कोने में जाकर तेज़ तेज़ रोने लगता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जिस गवाह की तलाश सभी लोग कर रहे थे वो उन्हें मिल चुका है और उसने ये भी बता दिया है कि मीमो बेकसूर है। ये बात सुनकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात जनरल को पता चलती है तो वो उसे मिलने जाते हैं और उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं और सबसे कहते हैं कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसे उन्हें मारना पड़ा। दोस्तों, यहाँ पे जनरल नहीं चाहते थे कि मीमो आज़ाद हो, अभी भी उसे अपनी बेटी का कातिल मान रहे थे और अब एक ही गवाह मीमो को बचा सकता था। लेकिन उसकी मौत के बाद अब मीमो को फांसी से कोई भी नहीं बचा सकता था। अब कुछ दिन बाद ओवा दोबारा से वार्डन के पास आती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि आज वो आखिरी बार अपने डैड से मिल रही है। मीमो आते ही उसे गले से लगा लेता है और उसे फांसी के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता और जाते जाते ये कह देता है कि वो मरना नहीं चाहता। लेकिन ओवा इतनी नादान होती है कि वो उसकी बात को समझ नहीं पाती और जल्दी से टीचर उसे वहाँ से ले जाती है ताकि ओवा को इस बारे में पता ना चले। वो रात आ जाती है जब मीमो को फांसी होने वाली थी। सभी जानते थे कि मीमो बेकसूर है, लेकिन फिर भी उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। अब मीमो की फांसी का वक्त हो जाता है और सबसे गले मिलता है और कहता है कि वो वापस ज़रूर आएगा और सबके लिए खाना बनाएगा, उनसे मिलने वापस ज़रूर आएगा। मीमो को पता नहीं था कि आज उसका आखिरी दिन है। थोड़ी देर बाद उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। वो उस सज़ा का हकदार बनता है जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी की ही नहीं थी। अगले दिन वार्डन और फ़ारूक ओवा से मिलने जाते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं जो यूसुफ ने उसे देने के लिए कहा था। लेकिन तभी यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2 दिन पहले यूसुफ हाफिज़ से कहता है कि मीमो की जगह वो लोग उसे फांसी दे दें। वो कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए हैं और अब उसके जीने की कोई भी तमन्ना नहीं है। जब ये बात वार्डन और सभी को पता चलती है तो वो प्लान बनाते हैं कि वो मीमो की जगह यूसुफ को बदल देंगे और उसे फांसी दे देंगे, जिससे कि मीमो की जान बच जाएगी और एक बेकसूर की मदद करने से शायद ऊपर वाला यूसुफ के गुनाह माफ़ कर दे और उसकी रूह को सुकून दे। अब दोस्तों, फाइनली मीमो को बदलकर यूसुफ को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है और वार्डन सभी को ये बताता है कि यूसुफ जेल से भाग चुका है और मीमो को फांसी दे दी गई है ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। इसी तरह एक बाप को उसकी बेटी से मिलवा दिया जाता है और जब मीमो अपनी बेटी से मिलता है तो वो बहुत ही खुश होता है। वो दोनों गले मिलते हैं और रोने लगते हैं। ये देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और इसके बाद वार्डन उन दोनों को एक शिप से दूसरे शहर में भेज देते हैं ताकि उन्हें दोबारा कोई ढूंढ ना पाए। और इसी के साथ एक खूबसूरत कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।